गरीब माँ की अमीर बेटी। गीता शादी करके पहली बार अपने ससुराल आई थी। गीता ने अपने बड़े घर को देखा और बस देखते ही रह गई। उसे तो ये पता था कि उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है, पर इतना बड़ा घर, वो हैरान रह गई। क्या सोच रही हो गीता? जी कुछ नहीं, वो आपका घर बहुत बड़ा है। मेरा नहीं, हमारा। अब तुम भी इस घर की मालकिन हो। शादी के जोड़े में खड़ी हुई वो बस एक टक उस बड़े से घर को देख रही थी, जिसके बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। उस घर को देखने से लग रहा था कि जैसे वो किसी राजमहल से कम ना हो। तभी गीता की सास आती है। अरे गीता बहू, इधर उधर क्या देख रही हो? बेटा, इस चावल के लोटे पर पैर लगाओ और घर के अंदर आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर गीता असली दुनिया में आई और उसने चावल से भरे लोटे पर पैर लगाया और गृह प्रवेश किया। गीता बेटा, आज से ये तुम्हारा घर है। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी बाबूजी, मैं भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। गीता की शादी सूरज नाम के बिजनेसमैन से हुई थी। अशोक और सूरज दोनों मिलकर अपने बड़े से बिजनेस को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ गीता बेहद ही गरीब घर की लड़की थी। गीता के पिता की 10 साल पहले एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तब से सुजाता अकेले ही अपनी बेटी का सहारा बनी थी। सुजाता लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। आज सुजाता बहुत खुश थी। गीता के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अब मेरी बेटी को वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ तो वो जब से पैदा हुई थी गरीबी में ही दिन काट रही थी, लेकिन भगवान की दया से अब उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। गीता को अपने बेटे के लिए अशोक सिंह ने पसंद किया था। गीता की माँ अशोक के दोस्त के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अशोक की एक दिन गीता पर नजर पड़ती है और वो अपने बेटे के लिए उसे पसंद कर लेता है। गीता बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उस दिन अशोक के दोस्त के यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन था, जहाँ गीता अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। उसे इस तरह अपनी माँ के साथ काम करता हुआ देख अशोक को अपने बेटे सूरज के लिए वो बेहद पसंद आ गई थी। फिर एक दिन वो सुजाता के पास गया। उस समय घर पर गीता नहीं थी। देखो बहन जी, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा बड़ा ही काबिल है। आप चाहे तो उसे देख सकती हो। बस मैं गरीब घर की लड़की चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो घर को संभाल लेगी। ये तो आप जैसे बड़े लोगों की मेहरबानी है जी, वरना कौन गरीब घर की लड़की को अपने इतने बड़े घर की बहू बनाता है। लेकिन मैं आपसे और कुछ भी चाहता हूँ। माफ करना जी, मुझ गरीब के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, मुझे वैसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि शादी के बाद आप गीता से ना मिलें, ना ही उससे कोई रिश्ता रखें। ये सुनकर सुजाता को जोरदार झटका लगता है। गीता मेरी इकलौती लड़की है। मुझे सब पता है और ये भी मालूम है आपको मेरी बात का बुरा लगा होगा, लेकिन बहन जी, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद गीता को वो घर देखना है। अपने रिश्तेदारों को मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो इतने गरीब घर से आई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका भी ध्यान रखूंगा। आपके लिए अच्छी सी जगह घर ले दूंगा और किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अगर मेरी बेटी का भविष्य इससे अच्छा हो सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गीता इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और कुछ महीने के बाद उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। और इसी तरह शादी को 2 महीने निकल जाते हैं। एक दिन, कितना समय हो गया है माँ से मिले हुए, लगता है माँ को तो मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। क्यों ना घर जाकर आज माँ को सरप्राइज कर दूं। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। सूरज जी को बोलकर आज ही माँ से मिलने जाती हूँ। देखना, माँ बहुत खुश हो जाएगी। गीता सूरज के पास जाती है। सुनिए जी, वो मैं कह रही थी कि हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं, मैं अपनी माँ से मिलने नहीं गई। क्या आप मुझे मेरी माँ की तरफ छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा? तुम ऐसा करो, पहले माँ और पिताजी से इस बारे में पूछ लो। माँ, पिताजी, वो मैं सोच रही थी कि काफी समय हो गया है, मैं अपने घर नहीं गई। माँ से मिलने के लिए अगर आप कहें तो
मैं सूरज जी के साथ वहां चली जाऊं? अरे गीता बेटिया, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। तुम्हारी माँ अब वहां नहीं रहती। कुछ दिन पहले मैं वहां किसी काम से गया था तो देखा कि तुम्हारे घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब सुजाता जी यहाँ नहीं रहती। बाबूजी, मेरी माँ वहां से कहाँ जा सकती है? उनका तो कोई और ठिकाना भी नहीं है, ना ही उनका मायका है और ना ही ससुराल। और आप ये बात मुझे आज बता रहे हैं? आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं? ये कहकर गीता रोने लगती है और सूरज से कहती है कि वो उसे वहां लेकर जाए। जब तक वो खुद नहीं देख लेगी उसे तसल्ली नहीं होगी। और गीता सूरज को लेकर अपने गांव आ जाती है। वहां उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। सबसे पूछने पर भी सुजाता के बारे में कुछ नहीं पता चला। अरे मीना आंटी, हमारे घर पर ताला लगा है। आपको पता है मेरी माँ कहाँ गई है? नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ तो शादी के कुछ दिन बाद ही यहाँ से चली गई थी और किसी को कुछ बताया भी नहीं। घर आकर गीता बहुत रो रही थी। देखो गीता बहू, अब कुछ नहीं हो सकता। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उनका फैसला है। ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं घूमने गई हो। हाँ बिल्कुल, क्या पता मम्मी जी तीर्थ यात्रा पर निकल गई हो। तीर्थ यात्रा का नाम सुनकर गीता को थोड़ी शांति होती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो भगवान को धन्यवाद करने जरूर जाएगी। हाँ, तो चलो ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो माँ वापस जरूर आएगी। हम 1 महीने के बाद फिर यहाँ आकर पता कर लेंगे। सूरज अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गीता वापस अपने बड़े घर की दुनिया में खो जाती है और हर चीज का ध्यान रखना सब कुछ गीता ही कर रही थी। लेकिन बीच बीच में उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो रोने लगती थी। कई बार जाकर देखा भी, लेकिन घर पर ताला होता था, जिसे देखकर गीता अपने ससुराल लौट आती थी। और ऐसे ही समय बीत रहा था। सूरज बेटा, गीता का ख्याल रखना। मैं जानता हूँ वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उसे किसी न किसी काम में उलझा कर रखना। बेटा देखो, लड़की बहुत अच्छी है, सारे घर को देखो कैसे संभाल रखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ भी देगी। जी बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। फिर कुछ महीनों के बाद ही गीता सारे घर वालों को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। अरे बहू, तूने तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी दी। हम लोगों को तूने बहुत खुश कर दिया। बस भगवान तुझे और तेरे बच्चे को ठीक रखे। मम्मी जी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। बेटा, मैंने पता किया था तुम्हारी माँ अभी भी वहां नहीं आई है। इधर सुजाता वो शहर ही छोड़ चुकी थी और अब वो दूसरे शहर में एक बड़े से घर में काम कर रही थी। वो वहां पर खाना पकाने का काम करती थी। सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। उस घर की मालकिन भी बहुत अच्छी थी। एक दिन सुजाता की मालकिन सुजाता से कहती है, सुनो सुजाता, तुम जब से यहाँ काम पर आई हो तुमने कभी भी छुट्टी नहीं ली। ना ही तुमसे कभी कोई मिलने आता है और ना ही तुम कहीं जाती हो। क्या तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक बेटी है, वो बहुत बड़े घर में ब्याह कर गई है। अच्छा, तो फिर वो तुमसे कभी मिलने क्यों नहीं आती? आखिर कैसी बेटी है वो? नहीं मालकिन जी, उसका तो बहुत दिल करता होगा मुझसे मिलने का, लेकिन उसके ससुराल से जो वादा किया है वो कैसे तोड़ सकती हूँ। वादा? कैसा वादा? उसके ससुर ने कहा था कि देखो, आपकी बेटी अब बड़े घर की बहू बन रही है, इसलिए उसका रोज आपसे मिलने आना जाना ठीक नहीं लगेगा। गीता मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं तो बस उसकी खुशियों के लिए वहां से चली आई। पर मैं दिन रात उसे बहुत याद करती हूँ और भगवान से उसके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। सुनकर बहुत दुख हुआ। ये बलिदान तो एक माँ ही दे सकती है। उधर गीता एक प्यारी सी बेटी दिव्या को जन्म देती है। वो आज भी अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन अब उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में है भी या नहीं। इसी तरह देखते देखते 2 साल निकल गए। घर की जिम्मेदारियां और बेटी को संभालने में गीता के दिन बीत गए।
लेकिन उसे अब रह रहकर माँ की याद आ रही थी। एक दिन, देखो भाई, कल शाम को सब लोग समय से तैयार हो जाना। दूसरे शहर में मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उसके बेटे की शादी है। हम लोगों को वहाँ सही समय पर जाना है, ठीक है? जी पिताजी, हम समय से तैयार हो जाएंगे। गीता, तुम्हें कोई सामान लेना हो तो आज ही सूरज के साथ जाकर ले आना। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दिव्या के लिए कुछ सामान चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं, जो जो तुम्हें चाहिए ले लो, और दिव्या के लिए भी कुछ कपड़े चाहिए तो वो भी ले लेना। जी ठीक है। अगले दिन शाम को पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए चला जाता है। गीता बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। काफी देर तक वो उन लोगों से मिलते जुलते हैं और फिर गीता एक जगह बैठ जाती है। दिव्या खूब खेल रही थी और इधर उधर भाग रही थी। दूर से गीता बैठे बैठे दिव्या को देख रही थी कि तभी दिव्या एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है। वो बूढ़ी औरत दिव्या को संभाल लेती है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? दूसरी तरफ दिव्या को गिरता हुआ और एक बूढ़ी औरत के साथ देखकर गीता वहां जाती है। बेटा, आप ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? थैंक यू सो मच आंटी जी। बूढ़ी औरत जैसे ही पीछे मुड़ती है, गीता जैसे ही अपनी माँ को देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है और खुशी से अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, आप यहाँ? आप कहाँ थी माँ? इधर सुजाता भी अपनी बेटी को देखकर हैरान थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो माँ। लेकिन तभी सुजाता तुरंत अपने मुंह पर कपड़ा रखकर वहां से जाने लगती है। गीता तुरंत ही अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। उधर रंजीत सिंह और उसका परिवार वहां पर अमीर गरीब लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं कितना परेशान थी, कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकती हो माँ? क्या आपको मेरी एक बार भी याद नहीं आई? गीता, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी बेटा। यहाँ सबके सामने मुझे माँ मत कहो। आपको माना कहूँ तो किसको कहूँ माँ? और आप ऐसे क्यों डर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हो माँ? तभी वहां पर सुजाता की मालकिन आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो सुजाता की बेटी? ये सवाल तो तुम अपनी माँ से नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों से करो। क्या मतलब है इस बात का? सुजाता की मालकिन के बेटे की शादी थी, जहां पर गीता और उसके ससुराल वाले आए हुए थे। अशोक, सूरज, कविता सब वहां पर आ जाते हैं। तब गीता को सारी हकीकत पता चलती है। ये सुनकर गीता अपनी माँ के गले लग जाती है और अपने ससुराल वालों से कहती है, शादी करने की इतनी बड़ी सजा होती है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा जी? जैसे आपने मेरी माँ को मुझसे मिलने से मना कर दिया। अगर यही काम मैंने इन 4 सालों में आपके बेटे और आपके बीच में किया होता तो? मैंने आपके बड़े घर में बहू बनकर आपके पूरे घर को संभाल लिया, और आप लोगों ने क्या किया? हाँ, मेरी माँ गरीब है तो मुझे उससे दूर कर दिया। अरे तो मत लाते ना गरीब घर की बहू। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी इज्जत करती हूँ बाबूजी। मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, और मुझे उम्मीद है मैंने कभी दिया भी नहीं होगा। लेकिन आपने जो मेरे साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मुझे ये बड़ा सा घर, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये कहकर गीता अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगती है। सुजाता भी अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अशोक सिंह और उसका पूरा परिवार गीता और सुजाता से माफी मांगते हैं। देखिए समधी जी, आप इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करके उससे रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन आज मैंने दोनों का घर तुड़वा दिया। गीता वापस घर नहीं जाना चाहती। मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को। माँ, अगर आप हमारे साथ रहोगी तो गीता भी मान जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ चलिए, आप हम सबके साथ रहिएगा। सुजाता ने गीता को समझा बुझाकर वापस उसके ससुराल जाने के लिए कहा,
लेकिन इस बार अशोक जी और गीता की सास ने खुद हाथ जोड़कर सुजाता को साथ चलने के लिए कहा और फिर सबके कहने पर सुजाता को भी गीता के साथ जाना पड़ा। अब सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगे थे। ये कहानी सुंदरवन नामक गांव की है, जो एक नदी के किनारे बसा था। लोगों को अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। सुंदरवन गांव में रहने वाले अधिकतर लोग किसान ही थे। रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था। क्यों भाई रामलाल, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? भाई वो खेत में फसल बोने का समय आ गया है ना, इसलिए खेत जोत रहा हूँ। तभी कुछ देर में रामलाल की पत्नी मीरा खेत में आती है। लो भाई, मीरा भाभी तो तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आ गई। अच्छा भाई, अब आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ। रामलाल की पत्नी मीरा गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी रामलाल के लिए खेतों में खाना लाया करती थी। ध्यान से, कितनी बार तुमसे कहा है कि ऐसे मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात नहीं सुनती। अच्छा जी, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी खेत में आती हूँ तो हर समय आपको टाइम पर खाना खिला देती हूँ, नहीं तो आप तो बस काम करने में ही लगे रहते हो। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मीरा ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। रामलाल अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश था, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। बच्चियों को जन्म देने के बाद मीरा की हालत बहुत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मीरा की 13वीं पर गांव वाले रामलाल के घर आए। बेटा, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी छोटी उम्र में चल बसी, लेकिन बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं चाचा जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ है। अब मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे ही जी लूंगा। वक्त बीतता गया और रामलाल की जुड़वा बेटियां 5 साल की हो जाती हैं। रामलाल उन्हें गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। रामलाल बहुत मेहनती था। वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहता था। रीटा और गीता पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन, पापा, आपने बोला था कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। हाँ बाबा, अब तो हमारी 5वीं कक्षा की परीक्षा भी हो गई है। आपने बोला था कि जब 5वीं कक्षा के बाद हम नदी के पार वाले स्कूल जाएंगे तो आप हमें तैरना सिखाएंगे। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर बताओ ना, हम चल रहे हैं क्या? आप हमें आज ही तैरना सिखाएंगे? बिटिया, आज तो खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें कल ही तैरना सिखाऊंगा। पक्का ना बाबा? हाँ हाँ पक्का। अच्छा, अभी मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए। बाबा, हम भी आपके साथ आपकी मदद करते हैं। फिर तीनों खेत में चले जाते हैं और खेत का काम करते हैं। अगले दिन ही रामलाल रीता और गीता को लेकर नदी पर गया और वहाँ पहले रामलाल पानी में उतरता है। अब देखो, आराम से, तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो मुझे। रीटा और गीता ने अपने बाबा को गौर से तैरते हुए देखा। रीटा ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर गीता ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, रीटा और गीता हर दिन तैरने का अभ्यास करती थी। यहाँ गांव के लोग रामलाल की बेटियों के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। तुम्हें पता है बहन, वो रामलाल भाई ना अपनी छोरियों को नदी में तैरना सिखाता है। अरे, घर में औरत होती तो उसे समझाती, अब मर्द का दिमाग क्या समझे बेटियों को कैसे पालना है। बात तो सही है बहन। दूसरी तरफ रामलाल अपनी बेटियों से कहता है, अब मैं तुम्हारा दाखिला नदी पार वाले स्कूल में करवाऊंगा। वहाँ तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ना। ये, अब तो हम
बड़े स्कूल में जाएंगे, वहाँ तो बहुत मजा आएगा। रामलाल रीटा और गीता के स्कूल जाता है और उनका परिणाम पत्र लेता है। फिर गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मुझे रीटा और गीता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अरे वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? सरपंच जी, अब उनकी 5वीं हो गई है, तो आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी लड़कियों को नदी पार दूसरे गांव में पढ़ाना चाहते हो? जी सरपंच जी। अरे हमारे गांव की तो कोई लड़की आज तक दूसरे गांव पढ़ने नहीं गई, तो तुम क्यों गांव की परंपरा को बिगाड़ रहे हो? तुम्हारी बेटियों को देखकर तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें भी नदी पार वाले स्कूल जाना है, तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचो सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए। सरपंच ने गुस्से से कुछ किताबें निकाली और फिर रामलाल को रीटा और गीता के जन्म प्रमाण पत्र दे दिए। अब रीटा और गीता दोनों रोज नाव में बैठकर नदी के पार स्कूल जाया करती थी। रामलाल बहुत खुश था। एक दिन की बात है, रीटा और गीता नाव में बैठकर स्कूल जा रहे थे। उसी नाव में सरपंच जी का बेटा राहुल भी स्कूल जा रहा था। वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ा और उनका बेटा नदी में गिर गया। अरे राहुल भैया, इधर आओ, ध्यान से। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लगता है इन्हें तैरना नहीं आता। रीटा और गीता ने कुछ भी नहीं सोचे बिना वो दोनों नदी में कूद गई और तैरकर राहुल के पास गई। दोनों ने राहुल को सहारा दिया और उसे नदी किनारे ले आई। नदी किनारे कुछ लोगों ने राहुल की छाती दबाकर उसके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर सरपंच जी के बेटे राहुल की जान बच गई। जब सरपंच को इस बात का पता चला तो वो रीटा और गीता से मिलने उनके घर आया। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? अरे मैं तुम्हारी बेटियों का धन्यवाद करने आया हूँ। आज उन दोनों ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तभी रीटा और गीता भी बाहर आती हैं। सरपंच दोनों बच्चियों से कहता है, तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारे पिता सही कहते थे कि तुम दोनों बेटों से कम नहीं हो। रामलाल ने अपनी बेटियों को हमेशा बेटों की तरह रखा था और उन्हें हर वो काम सिखाया था जो वो करना चाहती थी। समय बीतता गया और दोनों अब बड़ी हो गई और कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती थी। एक दिन, सरपंच जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे आओ आओ रामलाल, पैसे तो मिल जाएंगे। पहले बताओ कि बेटी के हाथ पीले कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं सरपंच जी, वो दोनों बिटिया तो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हैं, इसलिए उनकी फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। देख रामलाल, 12वीं तक तो ठीक था, अब कर्जा लेकर भी बेटियों को पढ़ाना ठीक नहीं है। आखिर बेटियां पराया धन होती हैं। कल को पढ़ लिख कर 2 पैसे कमाने भी लगी तो उससे तुझे क्या मिलेगा? आखिर वो दूसरे घर चली जाएंगी। मेरी बात मान तो अब उनके हाथ पीले कर और खुद गंगा स्नान करके आ। माफ करना सरपंच जी, अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप मुझे कुछ सलाह भी ना दें, क्योंकि मेरी बेटियां किसी बेटों से कम नहीं है। और ये बात आपने ही मुझे एक दिन बोली थी ना। देख रामलाल, माना कि तेरी बेटियां बहुत बहादुर है और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें शहर में मौज मस्ती करने के लिए उन पर अब मैं पैसे उड़ाऊं। देखिए सरपंच जी, आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन मेरी बेटियों के खिलाफ मैं एक भी बात नहीं सुनूंगा। उसके बाद रामलाल अपने घर आ जाता है और अपनी जमीन किसी को बेच देता है और उन पैसों से अपनी दोनों बेटियों का दाखिला शहर के कॉलेज में करवा देता है और खुद लोगों के खेतों में मजदूरी करने लगता है। 4 साल के बाद दोनों बेटियां खूब पढ़ लिख गई थी। आज गीता इंजीनियर बन गई थी और रीटा जिला अधिकारी बन गई थी। पिताजी, अब हमें अपने गांव के लिए कुछ काम करवाना है। मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत नदी पर पुल बनाकर ही की जाए। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद रीटा ने अपने गांव के लिए नदी के ऊपर एक पुल बनवाया, जिसका काम गीता की टीम ने मिलकर किया। भाई, ये सब रामलाल की बिटिया की वजह से हो पाया है, नहीं तो हम तो अभी भी नाव के सहारे ही होते। सच कह रहे हो भाई, उसकी दोनों बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इस नदी पर पुल कभी बनेगा, अरे ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी वहां सरपंच आता है और वो लोगों की बात सुन लेता है। सरपंच को अपने आप पर शर्म आती है कि कभी उन्होंने रामलाल की बेटियों को पढ़ाने पर कोसा था। अब गांव की हर लड़की रीटा और गीता के जैसे पढ़ना लिखना चाहती थी और अपने माँ बाप और गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। बाबा, मैं भी रीटा दीदी और गीता दीदी की तरह पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ने से कभी नहीं रोकूंगा।